अब हम लोग मेडिसिन वाला देखेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज करके इंसुलिन बनाया गया है। पहले इंसुलिन का क्या काम है? शुगर लेवल को कंट्रोल करना मैम। हाँ, शुगर लेवल को लोअर करता है, कंट्रोल करता है, जिसके वजह से अगर उसकी कमी हुई, उसमें कुछ हुआ तो क्या होता है? डायबिटीज होता है, ठीक ना। तो पहले क्या किया जाता था कि एनिमल का जो इंसुलिन था अगर खराब हो गया ह्यूमंस का तो डाला जाता था। और ये पूछोगे अगर डाले जाता है तो क्या कहते हैं, हम लोग का क्यों इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में है? क्या हो सकता, क्या इसका रीजन हो सकता है? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। जो इंसुलिन प्रोटीन हम डाल दे रहे हैं, ठीक, और वो दूसरे एनिमल का डाल दे रहे हैं, हाँ, तब पर भी हम लोग का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मोस्टली जिसका बहुत ज्यादा सेंसिटिव इम्यून सिस्टम है वो एलर्जी की वजह से वो रिस्पॉन्स कर सकता है, जनरली नहीं रिस्पॉन्स करता है। क्यों, क्या रीजन हो सकता है? एंटीबॉडीज मैम। इम्यून रिस्पॉन्स करना मतलब कि एंटीबॉडी उसके लिए प्रोड्यूस करना ना, ऐसा हो नहीं रहा। और इंसुलिन आके हम लोग को भी काम कर रहा है, वो एनिमल का इंसुलिन सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट होता है ना। तो क्यों जो है ये एंटीजन नहीं मान रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है? क्योंकि एंटीजन होने के लिए हम लोग को मोर देन 30 डेल्टन चाहिए, और ये इसका साइज जो है कम है इंसुलिन का, तो इस वजह से क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन था उसमें एनसीईआरटी में क्या इसमें यही क्वेश्चन पूछा है। और ये भी इंसुलिन हम लोग इंजेक्ट करते हैं, ओरली नहीं देते हैं, क्यों? यही दोनों क्वेश्चन है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग खाएंगे वो प्रोटीन है तो क्या होगा, हम लोग के में डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीएज है जो डाइजेस्ट कर लेगा। मैम जो अभी अभी शुरू हुआ रहता है थोड़े लोगों को डायबिटीज, उन्हें टैबलेट्स देते हैं ना मैम? हाँ, ऐसे ही दे देते हैं। वैसे अगर सीरियस केस में रहता है ना, अगर एक टाइम इंसुलिन ले लिए तो हर वक्त इंसुलिन यूज करना, ऐसे नहीं तो टैबलेट पे चलो, मेडिसिन रहता है। ठीक, तो अब पहले वैसे होता था, अब जो है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनने लगा है। तो वो कैसे बना है, हम लोग ह्यूमन सेल्स से पहले ये देखते हैं इंसुलिन जो है किससे किससे बनता है। पहले इंसुलिन हम लोग में कैसा रहता है, प्रो इंसुलिन रहता है, ठीक, बाद में वो इंसुलिन बनता है। तो प्रो इंसुलिन में कौन कौन सा चेन रहता है, ए चेन रहता है, बी चेन रहता है और सी चेन रहता है। ठीक, जो ए वाला है उसमें 21 अमीनो एसिड रहता है, बी वाले में ये बी है, ठीक, ए जो है येलो वाला है, बी जो है ब्राउन वाला है, ठीक, ऑरेंज वाला है। तो उसमें कितना है, 30 अमीनो एसिड, और तुम्हारा सी में जो है कितना है, 33 अमीनो एसिड है। ठीक, जो सी है ना वो जो है उसका कुछ यूज नहीं है, तो वो कट होके ये ए और बी जुड़ जाता है, तो वो इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन हो जाता है। ठीक, ये सब क्या है, पेप्टाइड चेन है, ढेर सारे अमीनो एसिड बन रहते हैं, तो वो क्या बनते हैं, पेप्टाइड बनते हैं। ठीक, तो मैच्योर इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड रहते हैं, क्योंकि ए और बी है, ए और बी है, तो ए में जो है 21 है और बी में जो है 30 है, तो टोटल 51 अमीनो एसिड रहते हैं। ठीक, ये है। चलो अब हम लोग क्या किए कि ह्यूमन से ए जीन ले लिए, ठीक, ए जीन ले लिए और क्या कहते हैं इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए और प्लास्मिड यूज किए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए और उसको जो है इकोलाई में डाल दिए। इकोलाई में डाल दिए तो वो जो जीन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ए पेप्टाइड, ए चेन प्रोड्यूस करेगा, ढेर सारे ए चेन प्रोड्यूस होंगे यहाँ से। वैसे ही हम लोग जो है बी का भी बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज करके बी चेन बना लिए। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों किससे जुड़ते हैं, सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिए जाता है, केमिकल यूज करके, सल्फाइड बॉन्ड यूज करके जोड़ दिया जाता है। तो इससे जो है ये क्या बन गया हम लोग का रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। तो ऐसे जो है ढेर सारा इंसुलिन, जो सबसे पहले ये कौन बनाए थे, अमेरिकन कंपनी थी, इली लिली, यही किए थे। सेपरेटली ए
पेप्टाइड बनाए थे, बी पेप्टाइड बनाए थे, उसको जो है क्या कर दिए थे, ज्वाइन कर दिए थे, कंबाइन कर दिए थे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन इंसुलिन को क्या बोलते हैं, ह्यूमनिन, ह्यूमनिन, इंपॉर्टेंट, ठीक। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन कंपनी ऐसे बनाए है, ठीक। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बनता है, तो वो कैसे बनता है, जो भी चाहिए रहता है, क्या कहते हैं, पैथोजेनिसिटी जो लेता है, जो देता है ऑर्गेनिज्म का, तो वो ऑर्गेनिज्म से वो वाला जीन निकाल लिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, प्लाज्मिड में डाल दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, उसका जो है ढेर सारा बना लिया जाता है प्रोडक्ट, और वो वैक्सीन बनती है। वैसे ही जो है हम लोग ये बनाए हैं, क्या कहते हैं, कोरोना वायरस वाला वैक्सीन, ठीक, रिकॉम्बिनेंट यूज करके। और जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी होता है, स्टेम सेल देखियो, जो हीमोपोएटिसिस जो रहता है, इसमें क्या कहते हैं, जो इसका नाम क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलते हैं ना मैम, हम लोग इसमें जो देखे थे, कहाँ गया, अच्छा तुम्हें नहीं पढ़ाए थे, इन लोगों को पढ़ाए थे, ये हेमेटोपोएटिक सेल्स, ये स्टेम सेल्स हैं। तो ये सेल्स कैसे रहते हैं, कोई भी चीज में ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तो ऐसे सेल को लिए गया, ठीक। और इसको यूज किया गया किसके लिए, डिसीजेस के लिए। ये सेल पता है कोई भी चीज बना सकता है ना, तो ये स्टेम सेल में जो है, जो जीन डाल दिए गया, पर्टिकुलर जीन, तो वैसे टाइप का वो निकालने लगेगा, मतलब प्रोडक्ट निकालने लगेगा। ये जो है किसके लिए यूज होगा, ऑर्गेन और टिश्यू रीजनरेशन के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा सेल है जो इससे कोई भी चीज बन सकती है, मैल्यूबल, डिफरेंशिएट हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ब्रेन डिसीज ट्रीटमेंट, सेल डिफिशियंसी थेरेपी और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ब्लड डिसीज ट्रीटमेंट, ये सब। और तुम लोग का ये देखो मैम, ये स्टेम सेल्स अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलते हैं ना मैम? हाँ, ओके। अलग अलग जगह में रहते हैं, जो हम लोग बोन मैरो है ना, उसमें रहते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं स्टेम सेल, ठीक। ओके। और ये देखो, अब नेक्स्ट जो है हम लोग का जीन थेरेपी है। हम लोग में क्या है, हम लोग के सिलेबस में एडीए, एक डिसीज, ठीक ना, एडीए जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन डाइअमाइनेज। तो ये क्या करता है, इसका जो है डिफिशियंसी होता है, ठीक ना। अगर इसका डिफिशियंसी हुआ तो क्या होता है कि टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड का प्रोलिफरेशन नहीं होता, मतलब कि डिफरेंशिएशन सही से नहीं हो पाता है, वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक। तो पूरा इम्यूनिटी टी सेल और बी सेल से ही, क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, अडेप्टिव इम्यूनिटी ना, इसी से रिलेटेड, यही तो अडेप्टिव इम्यूनिटी। टी सेल से क्या होता है हम लोग का, टी सेल वाला इम्यूनिटी क्या बोलते हैं हम लोग, ये बी सेल का बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल को क्या बोलते हैं मैम? टी सेल तो हेल्प करता है ना मैम? हाँ, क्या टी सेल में दो कंपोनेंट होते हैं ना, साइटोकाइनिन सेल और हेल्पर सेल। हाँ, जो एड्स रहता था वो हेल्पर सेल को बस करता था, पर ये वाला इसकी कमी के वजह से ये तुम्हारा टी लिम्फोसाइट भी पूरा चीज तुम्हारा साइटोकाइनिन सेल्स क्या करता था, वो जाता था, जो भी क्या कहते हैं वायरसेस थे उन लोग को टारगेट करके मारता था। नहीं, और बी लिम्फोसाइट का क्या काम था, मेमोरी सेल था। मेमोरी सेल तो अनइन्फेक्टेड था ना एड्स में, पर इसमें क्या होगा, ये भी इफेक्ट होगा, ठीक। हाँ, ढूंढो जल्दी बताओ, टी लिम्फोसाइट को और क्या बोलते हैं, बुक में देखो, तुम लोग को प्रीवियस चैप्टर से। बी लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं बाबू, रिलेटेड इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, देखो कौन से पेज में है, हम ये बता दे रहे हैं, पेज नंबर बता रहे हैं, 151। हाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बस इसको ह्यूमोरल भी बोलते हैं और एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक। तो ये एडीए जीन है जो कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या एंजाइम, जिसके वजह से ये दोनों में डिफरेंशिएशन होता है, पॉलिफरेशन होता है, ठीक, मैच्योरेशन होता है। पर ये अगर नहीं हुआ, अगर ये जीन ही नहीं इफेक्टिव है तो वो होगा नहीं। तो ये वाली
ये वाले केस को क्या बोलते हैं? सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, SCID। और भी चीज जो है कॉज करता है SCID। वन ऑफ द कॉज जो है ADA डिफिशियंसी है, ठीक है, ADA जीन डिफेक्टिव इस वजह से भी होता है। तो अब क्या किया गया, कोई एक चाइल्ड में से जो डिफेक्टिव सेल है ना, ADA डिफेक्टिव सेल निकाल लिए गया, आइसोलेट कर लिए गया, और उसको क्या कर लिया गया, डाल दिए गया रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस क्या करेगा, जो सेल्स हैं उसमें जो है ये जीन हेल्दी ये रेट्रोवायरस में क्या है, ये वाले रेट्रोवायरस में क्या है कि उसमें हेल्दी ADA एंजाइम है, ठीक, हेल्दी है। जो जीन है इसमें कैसा है, हेल्दी जीन है, ठीक है। वो आके यहाँ पे जो डिफेक्टिव है उसमें चले जाएगा, और इसका जो जीनोम है, जो डिफेक्टिव सेल्स थे उसके अंदर चला गया। अब ये जीनोम में कैसा रहेगा, हेल्दी सेल्स आ जाएंगे ना, हेल्दी सेल विद हेल्दी ADA जीन आ जाएंगे। और उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको फिर से जिसको चाहिए रहेगा ना, यहाँ पे ह्यूमन को डाल देंगे हेल्दी जीन। तो जो क्या कहते हैं, जो डिफेक्टिव सेल्स हैं वो रिप्लेस होते जाएंगे, ठीक। नहीं समझ में आया? ये देखो ये बच्ची है, ठीक, इसके ये जो है इसके में ADA जो है डिफेक्टिव है, तो इसका सेल निकाल दिया गया और क्या किया गया, इसको आइसोलेट करके एक कंटेनर में रख दिया गया। ये डिफेक्टिव है, सारा डिफेक्टिव है, ठीक। और क्या किया गया, एक तो बनाया गया हेल्दी जीन लेके रेट्रोवायरस में डाल दिए गया, ठीक ना, रेट्रोवायरस में डाल दिए गया। जैसे प्लाज्मिड में डाल देते वैसे रेट्रोवायरस, क्योंकि हम लोग का सेल में से कैसे जाता है, रेट्रोवायरस यूज किया जाता है, प्लाज्मिड नहीं यूज किया जाता है। बैक्टीरियो उसका नाम क्या है, बैसिलस वाला जो रहता है तुरंजियल्सी, वो भी नहीं यूज किया जाता है, वो जो है प्लांट में यूज किया जाता है। रेट्रोवायरस किस में यूज किया जाता है, एनिमल में, हम लोग, ठीक। तो वो जो है कैसा है, वो रेट्रोवायरस कैसा है, वो रेट्रोवायरस के अंदर क्या डाल दिए गया, हेल्दी वाला जीन डाल दिए गया, ठीक, हेल्दी वाला डाल दिया गया। और उसके बाद ढेर सारा वैसे फॉर्म हुआ, ढेर सारे रेट्रोवायरस हुए, और जो है आके यहाँ पे इन्फेक्ट करा दिए गया। तो जो इसके अंदर का जो जीनोम है वो सेल के अंदर चला गया, और वो सेल अब कैसा हो गया, हेल्दी हो गया, और उसमें ADA जीन आ गया। और वो क्या किया गया, फिर से जो है, जो ये वाली लड़की थी इसमें डिफेक्टिव था, तो फिर जो है डाल दिया गया। जो डिफेक्टिव सेल्स थे वो रिप्लेस हो जा रहे हैं हेल्दी सेल्स से, ठीक। रेट्रोवायरस नहीं डालेंगे बाबू, रेट्रोवायरस जो यूज करके हम लोग जीनोम डाल दिए सेल्स के अंदर। देखो यहाँ पे रेट्रोवायरस है नहीं ना, ये वाले सारे में डाल दिए गया, ठीक। अब इसको क्या कहते हैं, क्या किया जा रहा है, फिर से डाले जा रहा है, ठीक। अनहेल्थी, ये लड़की के पास अनहेल्थी था ना, डिफेक्टिव था ना, फिर से डाल दिया जा रहा है। जो सेल्स जो निकाले गया था डिफेक्टिव सेल, फिर हेल्दी बना के डाल दिए जाए। कुछ दिन बाद वो फिर से जो है डिफेक्टिव सारे हो जाएंगे, तो फिर से वही ट्रांसफर होगा, फिर से किया जाएगा। और अगर ये चेंज जेनेटिक क्या कहते हैं, हम लोग जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसका जीन में क्या कहते हैं चेंज ला दिए, तब जो है हर वक्त के लिए रहेगा। देखे अगर क्या कहते हैं पता चल जाए कि हाँ ये वाला जो एम्ब्रियो है उसका जीन जो है ये ADA जीन डिफेक्टिव है, और उसको जो है क्या कहते हैं निकाल के नया जीन जो डाल दिए जाए, ठीक ना, वो नॉन डिफेक्टिव उसके जगह डाल दिए जाए, तो क्या होगा, वो चाइल्ड अगर क्या कहते हैं पैदा होगी तो क्या होगा, वो उसका जो ADA डिफेक्टिव नहीं रहेगा, हर वक्त के लिए उसका सही रहेगा। पर अगर क्या कहते हैं बढ़ गए लोग, मतलब कि बच्चे पैदा हो गए, 5 साल हो गया, तब पता चला ये सब, तो जो ये मेथड यूज की। सबसे पहले ये मेथड जो है किसके लिए यूज किया गया था, 4 इयर्स गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, क्या है 1990। तो यही इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। देखो ये लिखा है, बट इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स producing ADA is introduced into cell at early embryonic stage, it could be permanent cure.
परमानेंट क्योर हो सकता है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये वाला जो सेल है वो इमॉर्टल नहीं है, खत्म होते जाएगा ना। जो हम लोग डाल रहे हैं नया वाला सेल, हेल्दी सेल डाल रहे हैं, वो खत्म होते जाएगा। तो इसलिए इस पेशेंट को क्या चाहिए, पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए, पीरियोडिक डालना पड़ेगा सेल्स, ठीक, हेल्दी सेल्स डालना पड़ेगा, सच एज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक, अब नेक्स्ट जो है ये सब हो गया। 2 ठो है, एक तो जो इंसुलिन वाला, एक तो जीन थेरेपी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसे मत करो, पूछ रहे हैं क्या होता है। हाँ मैम, हाँ? पहले डीनेचुराइजेशन करते हैं, उसके बाद हायर टेम्परेचर में, फिर टेम्परेचर रिड्यूस करके उसे आने लिंक करते हैं, फिर उसमें प्राइमेस प्रेजेंट रहता है। लास्ट क्या करते, लास्ट एक्सटेंशन। ये किस लिए ऐसा करते हैं, क्या यूज है पीसीआर का, पीसीआर का क्या यूज है, एम्प्लीफिकेशन, ढेर सारा कॉपी बनाना। अच्छा, तो डिसीज में भी ये यूज हो सकता है। कैसे डिसीज में यूज हो सकता है, जब पता नहीं चल रहा है, सिम्टम्स अर्ली है, ठीक ना, ढेर सारे पैथोजन नहीं आए हैं, तो वही सैंपल को लेके हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक। वो भी एक मेथड है। और ये मेथड जो है HIV को डिटेक्ट करने के लिए रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में HIV जो वायरस है वो ज्यादा नहीं रहते हैं, अपना मोड में रहते हैं, बाद में ढेर सारे बढ़ते रहते हैं, तो उसको भी चेक करने के लिए ये मेथड यूज होता है। और किसके लिए यूज होता है, डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन का म्यूटेशन में भी होता है। म्यूटेशन क्या होता है, जीन जो म्यूटेट हो गया है, मतलब कि वो चेंज हो गया है, ठीक, तो कैंसर पेशेंट्स में यूज होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर में भी अगर म्यूटेशन डिटेक्ट कर लिया जाए तो पता चलेगा हाँ कि ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर है या कैंसर है। और ये भी होता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का क्या होता है ना कि प्रोब रहता है, ठीक, वो प्रोब कैसा रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA रहता है। हाँ, जो भी यूज हो नहीं, अगर हम लोग को सैंपल जो है क्या कहते हैं DNA डिटेक्ट करना है तो हम कौन सा प्रोब यूज करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड DNA यूज करेंगे। अगर हम लोग को RNA डिटेक्ट करना है तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA यूज करेंगे। तो हम ये वाला सिंगल स्टैंडर्ड DNA यूज करेंगे, ठीक, ये प्रोब यूज करेंगे। तो यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सैंपल लेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो उसमें ढेर सारे क्या रहेंगे, DNA के फ्रैगमेंट रहेंगे, ठीक ना। और उसके बाद जो है ये ब्लॉटिंग करके निकालेंगे, अरेंज रहेगा, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग अगर डालेंगे, ये ढेर सारे रहेंगे, ठीक, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब्स। जैसे कि ये वाला प्रोब जो है क्या है, ये वाला DNA क्या है कि ये डेंगू का DNA है, डेंगी का DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA डेंगी का है, ये एक पेयर है, ठीक। और इसको अगर यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, अगर इसमें डेंगी वाला DNA रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA रहेगा ना, इसमें डेंगी का सिंगल स्टैंडर्ड DNA रहेगा, अगर रहा तो सोच लो है, तो क्या होगा, ये वाला आके इससे जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, तो पता चलेगा हाँ कि इसको डेंगी है, डेंगू नहीं बोलते, डेंगी बोलते। समझ में आया। और ये चीज बताएं, रेडिएशन दिए जाएगा ना तो इसमें एक प्रॉप क्यों रहता है, सबस्ट्रेट रहता है, तो लाइट देता है, तो इसको रेडिएशन देते हैं तो क्या होता है, ब्लिंक करता है, मतलब कि कलरेशन आता है तो हम लोग को दिख जाता है, अच्छा हाँ ठीक। तो ये जो तुम्हारा ऑटो रेडियोग्राफी, क्यों ऑटो रेडियोग्राफी क्यों बोले गया है, क्योंकि इसके सैंपल के अंदर यहाँ पे ये वाले यहाँ पे ही क्या रहेगा, इसके अंदर ही क्या रहेगा, हम लोग का रेडियो एक्सरे एक्सटर्नल नहीं डाले जाएगा, बाहर से एक्सरे नहीं डाले जाएगा, इसमें खुद ही रहेगा प्रोब में, ठीक। इसलिए ऑटो रेडियोग्राफी। हम लोग उसमें देखे थे ना, एक्सरे में जो बाहर से डाले जाता था ना, जो क्या कहते हैं बोन, उनका स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये सैंपल में खुद ही है, एक्सटर्नल नहीं डाले जा रहा है, इसलिए ऑटो रेडियोग्राफी बोले जा रहे हैं। रेडियोग्राफी रेडियो
एक्टिविटी से रिलेटेड है। इतना फिजिक्स उसमें पढ़ोगी ना तो उसमें क्या रहता है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं कि वो डीके होते हैं, वो डीके होते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो है ग्राफ बन जाता है। अकॉर्डिंगली कितना देर वो क्या कहते हैं खत्म होने में लग रहा है, कितना देर, तो उसके हिसाब से जो है ग्राफ बनती है। वही चीज है इसमें। और इससे ये भी दिखेगा, ये डिसीज भी हो सकता है और म्यूटेंट से भी वो कर सकते हैं। ये ऐसा यहाँ पे ऐसा प्रोब है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक ना, इसमें ऐसा है कि ये नॉर्मल जीन है, मतलब कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। और यहाँ पे ढेर सारे सैंपल है, वही सेम चीज सैंपल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे प्रोब्स सिंगल स्ट्रैंड, ये भी क्या है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ये नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल जीन जाके ये नॉर्मल जीन से बाइंड कर लेगा, नॉर्मल प्रोब जाके बाइंड कर लेगा नॉर्मल जीन से, तो पता चल जाएगा ये भी नॉर्मल जीन, ये भी यहाँ भी ये नॉर्मल जीन है। तो हम लोग जो ऑटो रेडियोग्राफी निकाल ली है, सब चीज निकाल ली है, तो देखेंगे तो इसमें देखे जाएगा ये सैंपल में बस यही निकला है, यही दिख रहा है, मतलब ये सैंपल में बस यही वाला जितना जो बाइंड हुआ है, जितना कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है वही वाला दिख रहा है हम लोग को, और सब नहीं दिख रहे हैं। तो मतलब कि क्या है, मतलब कि क्या है कि और सब ये सब क्या है, ये सब क्या है, म्यूटेंट है, क्योंकि बाइंड नहीं हुआ है। ऑटो रेडियोग्राफ से हम लोग जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस निकल रहा था ना, उसमें जो ऑटो रेडियोग्राफ की और उसमें क्या कहते हैं पास हुआ एक्सरे, तो ये सब सैंपल पूरा दिखने लगा, अच्छे से दिखने लगा, ठीक। और क्या हुआ कि हम लोग उसके बाद प्रोब डाले तो देखे गया कि ये सब जगह जो है क्या हुआ, ब्राइट दिख रहा, और सब जगह नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि और सब जीन क्या है, म्यूटेंट है। तो ऐसे ही हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, म्यूटेंट से नॉन म्यूटेंट जीन, ठीक, ऐसे ही यूज होता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का एलाइजा है, इम्पोर्टेंट ये सब चीज, ठीक। एलाइजा वो क्या होता है कि एक प्लेट में, हाँ मारिया लाइट चली गई क्या? हाँ मैम। तो ये देखो, हाँ क्या बोल रही है तुम लोग चलो ये देखो, ये क्या कहते हैं प्लेट रहता है, पहले ही से एंटीबॉडी रहते हैं, ठीक। और हम लोग डालते हैं एंटीजन, तो बाइंड कर लेता है और उसके ऊपर से हम लोग और डालते हैं एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, यही एंटीबॉडी रहेगा, उसमें एंजाइम लिंक रहेगा, ठीक। और उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, यही प्रिंसिपल है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे लेते हैं, ये एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी प्लेट है, ठीक। और यहाँ पे भी प्लेट है और इसमें भी एंटीबॉडी, यहाँ पे सैंपल डालते हैं, ये वाला प्रोटीन मतलब कि एंटीजन, कोई और एंटीजन और कोई और एंटीजन सैंपल है, और दूसरा सैंपल यहाँ पे डालते हैं। ये आके यहाँ पे तो बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एंटीजन का एक पर्टिकुलर, एंटीबॉडी का एक पर्टिकुलर एंटीजन रहता है, वही जाके बाइंड होगा। तो क्या होगा कि ये वाला एंटीजन आके बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद क्या होता है, बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आता है, एंजाइम लिंक, उसके बाद यहाँ पे भी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी आएगा, पर ये वाले में बाइंड नहीं होगा, ये वाले में बाइंड होगा। और उसके बाद हम लोग सबस्ट्रेट डालेंगे तो यहाँ पे देखेगा कि ये वाला कलर चेंज हो गया, यहाँ पर ये वाले में सबस्ट्रेट डाले जाएगा तो दिखे जाएगा कि ये वाले में कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक ना। तो इससे पता चल जाएगा ये, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए एक पर्टिकुलर एंटीजन रहता है, तो पता चल जाएगा कौन सा डिसीज है। ये डेंगू वाला है, चलो डेंगू ही दे देते हैं तुमको, ये डेंगू वाला सैंपल है, मतलब कि एक पेशेंट 1 का सैंपल लिए, पेशेंट 2 का सैंपल लिए, पेशेंट 1 में जो कलर चेंज हो गया, पेशेंट 2 में कलर चेंज नहीं हुआ, तो मतलब क्या, पेशेंट 1 को क्या है, डेंगू है, पेशेंट 2 को डेंगू नहीं, ठीक। और अलग अलग टाइप का यूज किया जाता है। हाँ, ये सेकेंड वाले में हम जीन नहीं डालेंगे मैम, सेकेंड वाले में
अब क्योंकि इसको डेंगी है ही नहीं, डेंगी वाला एंटीजन इसके है सैंपल में है ही नहीं, और एंटीजन सैंपल में नहीं है, अगर एंटीबॉडी में तो बाइंड नहीं होगा, एंटीबॉडी में बाइंड नहीं होगा तो जो एंजाइम लिंक सबस्ट्रेट है वो भी नहीं बाइंड होगा, वो भी नहीं बाइंड होगा तो तुम्हारा जो एंजाइम लिंक क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी भी नहीं बाइंड होगा, और सबस्ट्रेट डालेंगे वो सबस्ट्रेट भी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि बाइंड ही नहीं हुआ। अगर बाइंड होगा, देखो इसमें क्या होता था, इसमें बाइंड होता था एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी और ये एंजाइम, इसको सबस्ट्रेट डालते हैं तभी कलर चेंज होता है। ये वाले केस में क्या हुआ, ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं हुए हैं, तो इसमें सबस्ट्रेट डालने से क्या फायदा, कलर चेंज ही नहीं होगा। समझी? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। ये देख रही बाबू, ये एंटीबॉडी है। हाँ मैम। यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये एंटीबॉडी है, इसका एंटीजन आके बाइंड हो गया, तभी तुम्हारा एंटीजन लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड हुआ है। अगर एंटीजन बाइंड नहीं होगा तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं होगा। और हम लोग के एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी में क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, इसको सबस्ट्रेट देते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। ओके मैम। तो अगर ये यहाँ पे ये रहा ही नहीं तो क्या होगा, बाइंडिंग नहीं हुआ है, काम नहीं करेगा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। हाँ मैम। ठीक, काम नहीं करेगा, सबस्ट्रेट डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। ठीक ना? तो ये पेशेंट को क्या है, डेंगी नहीं है, ये वाले को डेंगी नहीं है और ये वाले को डेंगी है। तो इससे जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं डायग्नोसिस। हाँ, कोई भी डिसीज फाइंड करते हैं। हाँ, इसलिए बहुत जल्दी से हम लोग इसकी जो यूज किया जाता है यही यूज किया जाता है, जल्दी क्विक डायग्नोसिस के लिए यही यूज किया जाता है, पर इसका मशीन थोड़ा एक्सपेंसिव है तो इसलिए। तो ये देखो, ये क्या कहते हैं, 3 मेथड से होता है। एक तो जो है एंटीजन ही जो है डाल दिया जाता है, हाँ ये डायरेक्ट मेथड है। एंटीजन फ्लोटेड रहता है इसमें, और इसमें एंटीबॉडी क्या कहते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रहता है। सबस्ट्रेट डाले जाता है तो कलर देता है। ये जो है एंटीबॉडी का ढूंढने के लिए होता है, कौन सा एंटीजन कौन वाले एंटीबॉडी में रिएक्ट कर, उसके लिए ढूंढने के लिए ये वाला रहता है। उसके बाद इनडायरेक्ट में क्या रहता है कि इसमें जो है क्या कहते हैं, एंटीजन रहता है, उसके बाद एंटीबॉडी बाइंड होता है, उसके बाद एंटीबॉडी लिंक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी बाइंड होता है। और ये वाला हम लोग देखे हैं सैंडविच होता है, अलग अलग मेथड। ये हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का ट्रांसजेनिक एनिमल है। इसमें जो है अंडरलाइन करवा देते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट। ये सब जो है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आता है। हम लोग का पीसीआर, हम लोग का ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक ना, ये सब इसमें आता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आता है। चलो अब ये पीसीआर हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ disease pathogen, presence of pathogen is suspected only when the pathogen has produced a disease symptoms, but that time the number of pathogen is already very high in the body. However, PCR can detect very low concentration of these pathogen. This technique can be used routinely to detect HIV suspected AIDS patients. It is used to detect mutation in gene suspected cancer patient, and it is also powerful technique to identify several genetic disorders. Next, जो है single stranded RNA or DNA tagged with radioactive molecule called probe is allowed to hybridize to its complementary DNA in clone of cells. The cells are then detected by autoradiography. The clone with mutated gene is not observed on the photographic film because the probe does not show complementary with mutated gene. ये बता दिए। Next जो है ये है, this diagnostic method relies upon, ELISA का full form याद कर लेना, enzyme linked immunosorbent assay, relies upon principle of antibody interaction. Infection by pathogen can be detected by presence of antigen like protein, glycoprotein are detected by antibody synthesized
अगेंस्ट द पैथोजन। ये हो गया। हाँ हाँ, अब ये वाला यहाँ पे, ये वाला देखो, जीन थेरेपी। इट इज कलेक्शन ऑफ मेथड विच अलाउज करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट that has been diagnosed in a child or embryo. The defective mutant allele of the gene are replaced by normal gene inserted to take over the function of and compensate for non-functional gene. The first clinical gene therapy was attempted in 1990. ये वाला भी ADA का फुल फॉर्म, ये वाला तुम्हारा M ब्लूज और WF एंड्रिस्के, ये वाला तो तुम्हारे बुक में नहीं है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर ADA and adenosine triamidase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplant, in others by enzyme replacement therapy. But the problem with both these approaches is that they are not completely curative. पहले क्या यूज किया जाता, जब ये नहीं था तो क्या यूज किया जाता था? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता, और क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज किया जाता, जिसकी वजह से अब जीन थेरेपी यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है ये सब यूज करने से। ठीक, क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। ये सेल जो बोल रहे हैं वो क्या है? लिम्फोसाइट्स। A functional ADA cDNA is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to patients. ये तीनों point important. These cells are not immortal. The patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. क्या चीज है? तो जीन थेरेपी में ही है। ऐसे फर्स्ट 211 में है, as a first step toward gene therapy, lymphocyte from the blood of the patient are grown in culture outside the body. A functional ADA cDNA is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patients. As these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. पूछे जाएगा कि ये जीन थेरेपी परमानेंट क्योर है कि नहीं, तो तुम लोग बोलोगे नहीं, पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए। परमानेंट क्योर के लिए क्या करना चाहिए? तो उसका नेक्स्ट है, gene isolated from bone marrow producing ADA is introduced into the cell at early embryonic stage. It could be a permanent cure. Permanent cure के लिए हम लोग को क्या चाहिए? For permanent cure, we have to introduce the gene क्या कहते हैं, ADA gene into bone marrow cells in early embryonic stage. और ये भी पूछ सकता है जीन क्या कहते हैं, थेरेपी से पहले क्या यूज किया जाता था? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक, अरे तुम लोग को हम PDF नहीं दिए ना? दे बोली भी थी तुम, देखी नहीं। चलो, कोई डाउट है तुम लोग को? नहीं मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग का 2 टॉपिक बस बाकी है, ट्रांसजेनिक एनिमल और बायोपायरेसी। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, बहुत बचती हो तुम, रेडी रहना। चलो।